स्वागत है आप सभी का बी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा वीडियो, आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे हमारा क्लास 11th का जो हम पढ़ रहे थे, आज ये दूसरा वीडियो है उसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसमें हमने पहले वीडियो में बात किया था, अब तक हमने पढ़ लिया था कुछ कुछ। वो है कार्बन की चतुसंयोजकता। थोड़ा सा तो हमने परिचय पढ़ लिया था कि पहले जो केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कार्बनिक जो रसायन है ना, इसके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कार्बनिक यौगिक जो है, कंपाउंड जो है ना, उनका जो स्रोत है, पहले तो ये माना गया कि वो सिर्फ जैव जगत ही है, यानी कि सजीव है, वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, वहीं से प्राप्त होता है। लेकिन बाद में फिर वोहलर ने यूरिया बनाया है ना, बर्थले ने मीथेन बनाया और कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया। उसके बाद फिर बर्जिलियस का जो प्रस्ताव था वह अमान्य हुआ और फिर तब से फिर पता चला कि कार्बनिक यौगिक जो है उसको बनाया भी जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बन की चतुसंयोजकता, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है, जैसे कि मीथेन है ना, ये चतुष्फलकीय रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है और 109.28 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल रहता है। ऐसे ही sp2 और sp होता है, ये तीनों चीज़ पाया जाता है, ये कल हमने पढ़ा है ना। इस प्रकार से ये sp3 संकरण है और एल्कीन में sp2 रहता है और एल्काइन में sp संकरण रहता है sp। इनकी आकृति जो है ये चतुष्फलकीय हो गया, ये त्रिकोणीय रहता है और ये रेखीय रहता है। उसके हिसाब से इसमें 180 डिग्री का एंगल, इसमें 120 डिग्री का, इसमें 109.28 कला का एंगल रहता है। ये हमने देखा। कल हमने इसका वर्गीकरण देखा, जिसमें वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, दो आधार पे। पहला संरचना के आधार पे, दूसरा क्रियात्मक समूह के आधार पे। हमने कल संरचना के आधार को हमने स्टडी किया था कल, उसका हमने एग्जाम्पल देखे थे, और संरचना के आधार पे कितने वर्गों में इसको बांटा गया, विभाजित किया गया कार्बनिक यौगिक को, यह हमने कल देखा था। आज हम संरचना तो कल हो गया था, उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, और क्रियात्मक समूह में कितना विभाजित किया गया है, कितने क्रियात्मक समूह होते हैं, लिस्ट बनाकर वो देखेंगे। उसके बाद फिर समय के हिसाब से, और समय बचा तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना। यह बहुत ही नाजुक चैप्टर है, ये कहना चाहिए कि 11th क्लास में इसे समझ के पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। जल्दी जल्दी में इतना बहुत डिटेल चीज़ रहता है, हम याद नहीं रख पाते हैं, और जल्दी आगे बढ़ जाने के चक्कर में फिर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है ये चैप्टर, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो वर्गीकरण में कल हमने क्या देखा था, कल हमारा जो हुआ था उसका हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है, छोटा छोटा लिखा हूँ, थोड़ा हाई क्वालिटी करके देखेंगे तो पहचान में आ जाएगा, 480 पे साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो संरचना के आधार पर इसे दो भागों में, पहला आता है कि एसाइक्लिक संरचना, यानी कि जो चक्रीय नहीं रहता है ना, अचक्रीय ऐसे बोल सकते हो, या विवृत संरचना बोलते हैं एकदम हिंदी में। हिंदी में एकदम बकवास टाइप के नाम, इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया रहता है, बिल्कुल समझ नहीं आता है। विवृत, संवृत, समझ ही नहीं आता क्या दिया है। बिना चक्रीय है ना, तो अचक्रीय बोल देता तो समझ में आता, साइक्लिक को चक्रीय बोल देता, तो नहीं, इसको संवृत बोला है, इसको विवृत बोला है। कोई बात नहीं, इसलिए अपन इंग्लिश पे चलते हैं, है ना। एसाइक्लिक है, यानी कि एसाइक्लिक जो कि चक्रीय नहीं रहता, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसका नहीं रहता, उसे एक्साइक्लिक कहते हैं, है ना। जैसे कि ये, जैसे कि यहाँ पे बनाया है ऐसे इस टाइप का, इस टाइप से भी हम हाइड्रोकार्बन या हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि उसको प्रेजेंट करने का जो क्या क्या तरीका है, वो फिर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। साइक्लिक क्या होता है, जो कि साइक्लिक रहता है। ठीक है, ए साइक्लिक को फिर दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कार्बन कार्बन है, ऐसे कार्बन 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 ऐसे रहता है, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे करके ये ब्यूटेन हो जाएगा, है ना, ब्यूटेन हो जाएगा।
तो ये स्ट्रेट लाइन रहता है जहाँ पे और ब्रांच नहीं रहती, इतना ही रहता है, कार्बन एक सीधी लाइन पे रहता है तो उसी स्ट्रेट लाइन कहते हैं। दूसरा है इसका, दूसरा भाग में जो दिया है वो ब्रांच्ड रहता है ना, ब्रांच्ड, ये ब्रांच है। तो इसी में एक और कार्बन यहाँ ले आओ, CH3 कर दो तो ये ब्रांच हो जाएगा, तो इस भाग में आएगा, है ना। तो ये साइक्लिक का ये दो ठो है, स्ट्रेट लाइन और ब्रांच, ठीक है। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। साइक्लिक कंपाउंड जो है साइक्लिक रहता है उसे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब जहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल रहते, सेम टाइप के जो एटम हैं वो अरेंज रहते हैं, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, होमोसाइक्लिक, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिक क्या, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो एक तो हेटेरो हो गया। एक विषम चक्रीय, इसे जो कहते हैं विषम चक्रीय, सम चक्रीय यानी कि चक्र में जो जहाँ जहाँ कोना है वहाँ पर एटम जो है वो समान रूप से रहेंगे, यहाँ जितने एटम है वहाँ उतने एटम, वहाँ उतने एटम, इस प्रकार से रहेंगे, वही सेम सेम। लेकिन विषम चक्रीय में, हेटेरोसाइक्लिक में एक कोई एटम अलग रह जाता है, नाइट्रोजन रह जाएगा बीच में, ऑक्सीजन रह जाएगा, हाँ, सल्फर रह जाएगा, इस प्रकार के कोई अलग एटम रह जाए तो हेटेरोसाइक्लिक हो जाता है। अब ये जो होमोसाइक्लिक है इसे फिर से दो भागों में बांटा है, एक तो एलिफैटिक है, एक एरोमेटिक है, ठीक है। एलिफैटिक वो होता है जो बिना एरोमेटिक का रहता है, उसे एलिफैटिक कहते हैं, जहाँ पर सारे कार्बन एटम जो हैं वो लगभग लगभग संतृप्त अवस्था में रहते हैं, सेचूरेटेड रहते हैं इनमें, और इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अक्सर नहीं होता है, वो एलिफैटिक होते हैं, है ना। एरोमेटिसिटी रहता है एक तो, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसको एरोमेटिसिटी हकल रूल बोलते हैं। ये आप एडवांस में जब 12वीं और 12वीं के ऊपर जाएंगे तो आपको एरोमेटिसिटी पे अच्छा खासा पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपके समझ में आ जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के हम जानते हैं कि एरोमा मतलब होता है सुगंध, और उसी से बना है एरोमेटिक कंपाउंड। तो उसके लिए क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड पाया जाता है ऐसे इंटरवल पे, जैसे कि ये बेंजीन है, इसका एग्जांपल है ना। तो इस टाइप के कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो हो गया होमोसाइक्लिक को दो प्रकार के, पहला एलिफैटिक और इधर दूसरा एरोमेटिक, ये दो भागों में बांटा है। एरोमेटिक को फिर से दो भागों में, पहला बेंजेनॉइड और इधर है नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन रिंग वाला, जहाँ पे बेंजीन बेंजीन ऐसा, ये नेप्थिलीन हो गया, है ना। ऐसा ऐसा करोगे तब नेप्थिलीन है, नहीं तो जैसे ये ऐसा हो जाएगा, बीच में ऐसा गोल नहीं दिए तो ये है हेक्सिन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। ये नेप्थिलीन है, ये बेंजीन है, तो ये बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर है। नॉन बेंजेनॉइड क्या रहता है, जहाँ पे नॉन बेंजेनॉइड रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे के लिए हम देख लेते हैं कि नॉन बेंजेनॉइड में एजुलिन देख लेते हैं, है ना। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है ऐसे, लेकिन ये नॉन बेंजेनॉइड है, इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है, ये एजुलिन है। इसको क्या कहते हैं, एजुलिन, एजुलिन, ठीक है। तो ये तो हो गया होमोसाइक्लिक का। हेटेरोसाइक्लिक को फिर से दो भागों में, इसमें भी एलिफैटिक और एरोमेटिक रहता है। ये CH2 और ये ऑक्सीजन एक दूसरा, ये हेटेरो हो गया, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक नहीं है, इसलिए इसको एलिफैटिक कहते हैं। एरोमेटिक में ये है फ्यूरेन है, ये है ना, फ्यूरेन, फ्यूरेन ऑक्सीजन है और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक है, सेम टाइप का कंपाउंड नहीं है साइकिल में, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इस चक्र में सेम टाइप के नहीं है। यहाँ 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 भले ही सेम है, कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है ना। तो ये हेटेरो पे आता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए ये एरोमेटिक में, एलिफैटिक में इसलिए ये एलिफैटिक में। तो संरचना के आधार पे जो है इतना इसका वर्गीकरण है, ये तो हमने कल देखा था, आज थोड़ा और अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अपन क्रियात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्रियात्मक समूह आखिर होता क्या है, क्रियात्मक समूह, ठीक है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मान लीजिए अगर मेथेन है, ये अपना
एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है। कोई एक हाइड्रोजन निकल जाता है, मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये 4 है तो एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये मूलक बनाएगा। क्या बनाएगा? मूलक। कैसे? क्या क्या रहेगा? H3 ऐसा ऐसा, ठीक है। CH3 C 1 2 3 CH3 एक ठो खाली जगह हो गया, तो ये मूलक हो गया। इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे अलग ग्रुप जुड़ जाता है, जैसे कि X जुड़ गया या कुछ और जुड़ गया, तो ये जो जुड़ता है यहाँ पर, है ना, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं, और जो इस कंपाउंड का गुण निर्धारण करेगा, है ना। तो इसको क्रियात्मक समूह को हम लिख सकते हैं परिभाषा के रूप में कि किसी यौगिक का वह परमाणु, यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, वह परमाणु या परमाणुओं का हिस्सा, है ना, वह परमाणु या परमाणुओं का हिस्सा जो यौगिक के गुणों का निर्धारण करता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। और कोई भी हाइड्रोकार्बन है ना, CH है, CnH2n, इस प्रकार का नॉर्मल जो हमारा ये रहता है, ऐसे लिख लेते हैं। अभी C2H5 है मान लो, है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? C2H6, ये एल्केन है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा C2H5 हो जाएगा, है ना, ये एल्केन है और ये C2H5 हो जाएगा ऐसा। तो ये है मूलक, इसको मूलक बोलते हैं, है ना। और इस जगह पे आके लगता है कोई तीसरा चीज, और वो उसके इस कंपाउंड के पूरे गुण को निर्धारित करता है, गुणों का निर्धारण करता है, वही क्रियात्मक समूह कहलाता है, ठीक है। तो कितने क्रियात्मक समूह हैं, क्या क्या रहेंगे, ये चीज़ को हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ एक टेबल है, इस पे हम बनाएंगे विभिन्न क्रियात्मक समूह एवं उनके सूत्र लिखेंगे। यहाँ पर क्रियात्मक समूह लिखेंगे, यहाँ पर उसको जैसे शो किया जाता है उस टाइप का, उसका संरचना क्या रहता है वो थोड़ा सा डिटेल करके लिखेंगे यहाँ पर, जो मतलब यहाँ पर जो दिखेगा उसको थोड़ा सा और बॉन्ड के रूप में दर्शाएंगे। और क्रियात्मक समूह का नाम, उसको कहते क्या है, और वो किसका सदस्य है। जैसे कि यहाँ ये एक्स है, ये हाइड्रोजन रहेगा, है ना, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य है, हाइड्रोजन कंपाउंड रहेगा वो, और उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह पहला है हमारे पास एक्स, है ना, ये इस साइड ये खाली है, यानी कि बॉन्ड इस साइड बनेगा, ये जाके जुड़ेगा किसी मूलक से। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C3H9 हो सकता है ना। तो इस प्रकार से ये जो है क्रियात्मक समूह जुड़ेगा, तो ये कहलाता है, इसको कहते हैं इसका संरचना हो जाएगा, संरचना लिखते हैं, संरचना भी ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा हेलो, इसे क्या कहते हैं? हेलो, क्योंकि ये हेलोजन कंपाउंड है, हेलोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे हो जाता है एल्कोहल, ये OH, इसका संरचना रहता है O और H ऐसा, इसका नाम रहता है हाइड्रोक्सिल। क्या है ये? हाइड्रोक्सिल। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और इसका कौन से समूह का? ये एल्कोहल समूह का है, एल्कोहल, एल्कोहल का नाम कहते हैं इसे, और हाइड्रोक्सिल कहते हैं। क्रियात्मक समूह का नाम हाइड्रोक्सिल रहेगा। कहीं भी क्रियात्मक समूह बीच में फंस जाता है तो 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी ऐसा करके IUPAC पे भी यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे IUPAC, तब ये अच्छे से और क्लियर होगा, ठीक है।
सदस्य समूह का नाम एल्कोहल हो गया, जैसे कि C2H5OH, एथिल एल्कोहल, दारू पीते हैं ना लोग, दारू, ये वही दारू है, C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तीसरा हम देख लेते हैं OR, है ना। ऑक्सीजन रहता है यहाँ पे, इधर तो एथिल या मेथिल या प्रोपिल यानी कि एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, और ऑक्सीजन के बाद इधर भी एल्किल रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आ गया तो इसलिए इसे एल्किल एल्किल नहीं, इसको बोलेंगे एल्कॉक्सी ग्रुप, है ना। इसका स्ट्रक्चर OR ऐसा रहेगा, इसे बोलेंगे एल्कॉक्सी ग्रुप, एल्कॉक्सी। ठीक है, ये एल्कॉक्सी है और बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन रहता है ना, और इधर एल्किल ग्रुप, इसे कहते हैं, इसका नाम है ईथर। देखो हमने हैलोजन देख लिया, एल्कोहल देख लिया, ईथर, ईथर क्रियात्मक समूह है। इन सभी क्रियात्मक समूह को अलग अलग पढ़ेंगे भी, है ना, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नाम पढ़ेंगे, ईथर का IUPAC नाम कैसे रहता है, एल्कोहल का IUPAC नाम कैसे रहता है, वो सब में पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ अभी क्या क्या क्रियात्मक समूह रहते हैं ये अपन देख रहे हैं, है ना। तो ये ईथर रहता है, ईथर का साइन क्या रहता है, इधर R और बीच में ऑक्सीजन, ये ईथर रहता है। यही इस इधर H हो जाए तो वो एल्कोहल रहता है, X रहे तो वो हेलोजन रहता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है उसका, साइन क्या है, उसको एल्कॉक्सी, हाइड्रोक्सी, हेलो क्या बोलते हैं इसका नाम। ठीक है, ये जो नाम है ये सदस्य का नाम है, मतलब कि इसको, इस चीज़ को ऐसा कहते हैं, लेकिन इसी को अगर क्रियात्मक समूह के रूप में जब उपयोग किया जाता है और नॉमेनक्लेचर होता है तब ऐसा कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, C2H5OCH3 कर लो ऐसा, तो यह हो गया इथॉक्सी मेथेन, ये इथॉक्सी मेथेन हो जाएगा या मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, इस प्रकार का। इसके बाद है CHO, इसे कहते हैं, ये C, ये H और ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है इसका। ये है फॉर्मिल, इसे कहेंगे फॉर्मिल, है ना। जब क्रियात्मक समूह जब जुड़ेगा ना तो इसे नॉमेनक्लेचर में जब यूज़ करेंगे तब फॉर्मिल बोलेंगे, और ऐसे सामान्य यूज़ करेंगे तो ये है एल्डिहाइड, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ईथर, एल्कोहल, हेलोजन हो गया, ये है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड, CH3CHO, एसीटेल्डिहाइड हो गया, ये कार्बन दो ठो रहेगा, एसीटेल्डिहाइड। एल्डिहाइड रहता है ना, ऐसे रहेगा। CO, इसे कीटोन कहते हैं। ठीक है, कीटो, है ना, कार्बोनिल, कीटो या फिर कीटोन, कार्बोनिल भी कहते हैं, कीटोन, कीटोन्स। ठीक है, CH3CO CH3, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसे एसीटोन कहते हैं। और हम आगे देखते हैं तो हमारे पास एसिड है, COOH, एसिटिक एसिड लिखते हैं ना, CH3COOH, ऐसे एसिड ग्रुप हो गया इसे, ये भी क्रियात्मक समूह है। इसका स्ट्रक्चर करें तो ऐसा रहता है, O और OH ऐसे, COOH, तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहता है, संरचना उसका। ठीक है, और इसका सामान्य क्रियात्मक नाम जो रहता है उसे कार्बोक्सिल कहते हैं इसे, अगर नाम में उपयोग होगा ना बीच में तो कार्बोक्सिल कहेंगे। और है ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड तो कुछ और भी रहता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में COOH थोड़ी रहता है, H2SO4 रहता है, लेकिन वो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसलिए यहाँ पर ये कार्बोक्सिल की वजह से, CO की वजह से एसिड है, इसलिए इसको कार्बोक्सिल, और इसका सामान्य नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मान लो कि एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये हो गया। एसिड के बाद है हमारा NH2, एमीन, इसका स्ट्रक्चर रहेगा N, और इधर हाइड्रोजन NH2,
एमिनो बोलते हैं अगर ये किसी कहीं पे जुड़े और उसका नाम उसके साथ आईपीएसी नाम के साथ में जब पकड़ेंगे ना तो एमिनो कहते हैं अगर ये ब्रांच के रूप में है। आईपीएसी नोमेनक्लेचर में ये चीज़ और क्लियर होगा, है ना। अभी तो इतना जानो कि एमिन ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसको एमिन कहते हैं। एमिन्स है ना। और नाम में जब जुड़ेगा तो एमिनो कहते हैं, ब्रांच के रूप में जब जुड़ेगा तो। जैसे कि फॉर्मूला ले लेते हैं इसका, क्या है, एथाइल एमिन ले लेते हैं इसका एग्जांपल, CH3CH2NH2 एथिल एमिन। एमिन के बाद आता है हमारा CONH2 एमाइड, CONH2 एमाइड। इसका स्ट्रक्चर रहता है C, इधर डबल बॉन्ड O, इधर NH2, ये एमाइड रहता है, एमाइड। इसका दोनों नाम एमाइड ही है, एमाइड को एमाइड ही कहते हैं। नाम में उपयोग होगा तब भी एमाइड, नॉर्मल नाम भी एमाइड ही रहता है। जैसे कि हमारा हो गया CH3CONH2, ये एसिड एमाइड हो गया, एसिटामाइड, एसिटामाइड, एसिड एमाइड। ये भी एक क्रियात्मक समूह है। साइनाइड, ऐसे CN साइनाइड, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, साइनाइड, है ना। इसका नाम जो है, इसको जब आईपीएसी में बीच में यूज़ करेंगे तो इसका नाम नाइट्राइल रहता है और कॉमन नेम है सायनाइड, सायनाइड्स, ऐसा, है ना। तो मेथाइल साइनाइड लिख लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, CH3CN मेथाइल साइनाइड, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप रहता है NO2, अक्सर ब्रांच के रूप में यूज़ करते हैं, बीच में जुड़ जाता है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो बेंजीन रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए है तो नाइट्रो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसा रहता है नाइट्रो, नाइट्रो। और ये नाइट्रो कंपाउंड है, कॉमन नेम नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। C2H5NO2 नाइट्रोइथेन, पहले यूज़ होता है ना, ब्रांच के रूप में यूज़ होता है तो उसको पहले लिखते हैं नाइट्रोएथेन, नाइट्रोइथेन ये है। और देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत, एस्टर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, DCOO। एसिड में यहाँ H लिखें तो एसिड रहता है, वहीं पे एल्किल अगर जुड़ जाए तो ये एस्टर रहता है, एस्टर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये OR, ऐसा एस्टर। इसको एस्टर को एस्टर ही कहते हैं, एस्टर। फॉर एग्जांपल CH3COO C2H5 मेथाइल एसीटेट। एक होता है एसिड हाइलाइड, एसाइल हाइलाइड होता है, एसाइल हाइलाइड सॉरी, है ना, COX, C डबल बॉन्ड OX, इसे एसाइल हाइलाइड कहते हैं, एसाइल हाइलाइड। ये हैलोजन है लेकिन बीच में CO आ गया, इसी X के जगह में NH2 रहता है तो एसिड एमाइड बोलते हैं उसको, याद है। और OH रहेगा तो एसिड हो जाएगा, है ना। और कुछ नहीं रहेगा, सीधा एल्किल रहेगा तो कीटोन हो जाएगा। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। एक ही चीज़ को देखो, यहाँ पे COOR है, OR है तो क्या हो गया, एस्टर बन गया, OR को हटा दो तो कीटोन बन गया। यहाँ पे R को सिर्फ हटा के H लिख दो तो एसिड बन गया, है ना। और ये OR को H को हटा के सब कुछ को हटा दो, CO के बाद X लगा तो एसाइल हैलाइड बन गया, ठीक है, एसाइल हैलाइड। इसको भी एसाइल हैलाइड ही बोलते हैं, कॉमन नेम को एसाइल हाइलाइड, हैलाइड। CH3
COCl, क्या हो गया, एसिटाइल क्लोराइड हो गया ये, एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है। अब होता है एक ठो एसिड एनहाइड्राइड, CO ऐसा है ना, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ऐसा क्यों, ऐसा नाम क्यों बोलते हैं, ये एसिड जो रहता है ना, CaCOOH, ये एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है, दो एसिड का फंक्शनल ग्रुप ऐसे करके यहाँ जो H रहता है, ये दोनों मिलके एक H2O बाहर निकाल देते हैं, इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। एनहाइड्राइड मतलब पानी बाहर निकल जाता है अगर एसिड से, तो एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। यहाँ H2O, दो H2 और एक ऑक्सीजन निकल जाएंगे बाहर, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये किसके जैसा बन जाएगा, इसके जैसा बन जाएगा। एसिड से ही उसका पानी अगर निकाल दें, सूखा कर दें, तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाता है। एनहाइड्राइड मतलब बिना पानी का एसिड, तो एसिड एनहाइड्राइड रहता है। इसको यहाँ भी एसिड एनहाइड्राइड ही कहते हैं। ठीक है, एसिड ना, कॉमन नेम उसका एनहाइड्राइड। फॉर एग्जांपल CH3CO, सिंगल बॉन्ड C, CH3CO ऐसा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इतने क्रियात्मक समूह हैं फिलहाल, है ना, कुछ और भी हो सकते हैं जो बाद में अपन पढ़ेंगे। तो जरूरी जो क्रियात्मक समूह है, मैक्सिमम 90% इतने क्रियात्मक समूह होते हैं। कितने देख लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्रियात्मक समूह देख लिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह थे। इतने क्रियात्मक समूह के हिसाब से इतने भागों में, कई भागों में बांटा गया है कार्बनिक यौगिक को। कार्बनिक यौगिक को इतने क्रियात्मक समूह के हिसाब से अलग अलग चीज बोलते हैं। कीटोन है, एसिड है, एसिडमाइड है, एमीन है, और ईथर है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसिल क्लोराइड, एसाइल हाइलाइड है, एसिडामाइड है, और क्या है, नाइट्राइल है यानी कि साइनाइड है, और क्या है, नाइट्रो है, और हेलो है, और क्या है, कीटो है, कीटोन है, और क्या है, एल्डिहाइड है, हाँ, और क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, सब देखे हैं। ठीक है, तो उतने प्रकार के हो गए हमारे क्रियात्मक समूह। अब कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक जो प्रदर्शन होता है, हम ये देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक को लिखते कैसे हैं, उसको, उसके स्ट्रक्चर को शो कैसे करते हैं, कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार से लिखा जाता है, ये चीज हम जान लेते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का प्रदर्शन करने के लिए जो है कई तरीके हैं। अणु सूत्र के रूप में लिखते हैं, बंधों को स्पष्ट करते हुए युक्ति सूत्र लिखते हैं, बंधों को स्पष्ट करके लिखते हैं, मतलब कि एक साइन के हिसाब से, बॉन्ड जो रेखा है उनके हिसाब से करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, है ना, हमारा जो पहला अणु सूत्र जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, अणु सूत्र के हिसाब से। अणु सूत्र मतलब क्या, जैसे कि हमारा, हम कहें कि ये है, क्या बोलते हैं, एथेनॉल है। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल। इसको अणु सूत्र के रूप में लिखेंगे तो अणु सूत्र क्या होता है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, उसको सबको इकट्ठा करके एक एक करके लिख देते हैं। जैसे कि इसमें कार्बन कितना है, 2 ठो है, तो C2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, 5 और 1 6 है, तो H6 लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, 1 ठो है, ऐसा लिख दिए। तो ये अणु सूत्र कहलाता है
है ना। जैसे कि ग्लूकोज लिखते हो ना C6H12O6 पूरा पूरा लिख देते हो, ऐसा तो नहीं लिखते हो कि CH3CO CH2, इस प्रकार से अलग अलग नहीं रहता, CC अलग नहीं लिखते, जितना है उतना को एक ही बार में 6 है 8 है 10 है लिख देते हैं। तो ऐसे शो करते हैं, उसे अणुसूत्र कहते हैं, है ना। तो अणुसूत्र के रूप में कार्बनिक यौगिकों को शो किया जाता है। ये पहला टाइप हो गया अणुसूत्र के रूप में। दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा है हमारे पास संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। संरचना, जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो गया, ऐसे शो करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, या फिर किसी भी चीज़ के बीच में बॉन्ड के रूप में दर्शाते हैं उन चीज़ों को, और हम उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे कि एथेन लिखेंगे, एथेन लिखेंगे तो कार्बन कार्बन दो ठो हो गया, है ना। मेथेन एथेन प्रोपेन ऐसा रहता है ना, तो एथ का दो ठो हो गया, दो कार्बन का एथेन रहता है, तो कार्बन हो गया। अब इसमें तीन तीन ठो हाइड्रोजन रहेगा, तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो ये संरचना सूत्र हो गया, है ना। इस प्रकार से हम इसको संरचना करके दर्शाते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड द्वारा दर्शाते हैं। जैसे इसी एथेन को एथीन बनाएंगे, एल्केन को क्या एल्कीन, ये एल्केन है इसको एल्कीन करेंगे, यानी एथेन है उसको इथीन करेंगे। तो एथीन कैसा रहेगा, सी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। अब इधर रहेगा कितना ठो, दो ठो हाइड्रोजन, 1 2 3 4, चतुसंयोजकता है कार्बन का, देखो 4 बॉन्ड बन गया। और कहाँ से बॉन्ड बनाएगा, हो गया 4 गिनना रहता है इसमें, ये रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एथीन हो गया। तो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। एथाइन लिखेंगे तो कैसा होगा, एथाइन, एथाइन लिखेंगे तो हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहता है, एक बच गया ये हाइड्रोजन, एक बच गया ये हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड इसके 4 बॉन्ड इसके, हो गया इसका से चतुसंयोजकता कार्बन का। इसकी आकृति रेखीय होती है, यह हो गया एथाइन, एथाइन एल्काइन का रूप है एथाइन, दो कार्बन है तो एथाइन। मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन रहता है ना। आगे अभी पढ़ेंगे उन सब का नाम, अभी सबको क्या क्या कहते हैं, है ना। अंडे का, डाइडे का, टेट्राडे का, टेट्राडे का क्या क्या रहता है सब पढ़ेंगे अभी। इसके अलावा तीसरा चीज रहता है, कैसा हम उसको कहते हैं संक्षिप्त रूप में, युक्ति के रूप में। ऐसे अलग अलग, जैसे कि हमने अभी क्या लिखा है, एथेन को ऐसे लिखा, एथेन को इस प्रकार से लिखा हमने, ऐसे एक एक एटम को एक एक शो किया। हर एक एटम के बीच में, जो एटम के बीच में जो बॉन्ड है, जैसा सिंगल है डबल है ट्रिपल है, उसको शो करते हुए हर एक एटम को शो किया, हर एक एटम को लिखा। लेकिन अब आता है संक्षिप्त रूप में, इसी को हम संक्षिप्त रूप में लिख देंगे, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। जैसे इसी को एथेन को लिखें तो क्या होगा, सी है इधर H3 लिखेंगे, CH3 CH3 ऐसा लिख देंगे, थोड़ा सा छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया। तो ऐसा संक्षिप्त करके कर देते हैं, है ना। सहसंयोजी बंधों को अलग अलग दर्शाते हुए यौगिक का प्रदर्शन करना सुविधाजनक नहीं होता। ये जो सहसंयोजक बंध है उसको अलग अलग दर्शाएंगे तो पूरा सुविधाजनक नहीं रहता, ऐसा शो करना, ऐसा शो करना इस प्रकार से, इसलिए संक्षिप्त रूप में बताया जाता है। तो युक्ति सूत्र के रूप में यौगिक को प्रदर्शित किया जाए तो यौगिक के भिन्न हिस्सों का चित्रण भी होता है। जैसे कि प्रोपेनॉन करें, कीटोन का है ये प्रोपेनॉन, इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह रहेगा प्रोपेनॉन। तो प्रोपेन रहेगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये ऑक्सीजन, ये कीटोन वाला कार्बन, इसको भी गिनते हैं 1 2 3। यहाँ कार्बन कितना 3 ठो CH3, यहाँ कार्बन कितना 3 ठो, ये प्रोपेनॉन हो गया। संक्षिप्त रूप है, ये हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा नहीं दर्शाए हैं, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं दर्शाए, प्रोपेनॉन हो गया। तो इस प्रकार से रहता है। चौथा हम दर्शाते हैं, चौथा क्या है हमारे पास, चौथा बॉन्ड लाइन नोटेशन रहता है, बंध रेखीय संकेतन। बंध जो है उसको रेखा के रूप में संकेत करते हैं, बस और कुछ लिखेंगे नहीं, बस रेखा से
बॉन्ड नंबर देंगे और रेखा से बस शो करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि हमको लिखना है, क्या लिखना है हमको जैसे कि CH3 CH2 CH3, ये क्या है C3H8 यानी कि प्रोपेन है। क्या है ये? प्रोपेन है। इसको अगर इस रूप में लिखा जाए, है ना, इस रूप में लिखा जाए तो इसे कैसे लिखेंगे? इतना इतना 1 2 3 1 2 3। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ CH3 है, इन दोनों के बीच में यहाँ कार्बन है, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 2 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड और बनाने के लिए बचे? 2 ठो, तो 2 ठो इसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। इसे इस प्रकार से शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्यूट-2-इन है ना, ब्यूटीन है, जैसे कि ब्यूटीन सिंपल रूप में लिखे हैं दूसरे तरफ से, तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पर H रहेगा, H 1 2 3 3 और 1 4, यहाँ पे CH और ये CH3 ऐसा। तो ये 1 2 3 4 4 कार्बन, तो ब्यूटेन ब्यूट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन एल्कीन है, तो ब्यूटीन हो गया, है ना। तो इस ब्यूटीन को अगर बंद रेखीय संकेत रूप में लिखें तो इसे कैसे लिख पाएंगे? इसे हम लिखेंगे ऐसा, यहाँ पे CH3 हो गया और यहाँ पे ऐसा ऐसा, यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 इतने में। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देंगे ना, तो CH3 CH CH CH3, ये ब्यूटीन हो गया, ठीक है। तो बंद रेखीय संकेत रूप में ऐसे दर्शाया जाता है, ये है ना। इसमें क्या है? यहाँ CH3 है, यहाँ पर खाली कार्बन है, 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन है, 1 2 3 C और 1 H, क्योंकि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, एक ठो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा H, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, CH3 है, यहाँ CH3 है। तो इस प्रकार के जो बंद रेखीय संकेत देते हैं, ऐसा भी हम शो करते हैं, ठीक है। आगे चल के कॉलेज में ना ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, प्लस यहाँ पर ऐसे रिएक्शन रहेगा और ऐसे ऐसे रहेगा, और फिर उसका बनाना रहेगा, ऐसे ही रिएक्शन आएंगे। हायर लेवल पे जब पढ़ने जाओगे कॉलेज में, BSc के बाद MSc करोगे, तो ऐसे से ही आता है, ये बंद रेखीय संकेत होता है। अभी तो फिलहाल आपके सिलेबस में 12वीं तक ये चीज़ें उतना उपयोग में नहीं होता, लेकिन इस प्रकार से दर्शाया जाता है इसे, ठीक है। चौथा हो गया हमारा, है ना। और इसी में साइक्लिक रहे तो साइक्लिक को ऐसे शो करते हैं, है ना। ये साइक्लिक रहेगा तो ऐसे साइक्लिक करके शो करेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, है ना। और इसी में अगर ऐसे रहेगा और कुछ CH3 निकला रहेगा तो ऐसे कर देंगे, तो ये CH3 यहाँ पर CH और ऐसे ऐसे करके बन जाएगा। पांचवा जो हमारा ये करने का, प्रेजेंट करने का जो तरीका है, पांचवा है वो हमारा कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन, है ना। 3D में शो करते हैं, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में फॉर एग्जांपल के लिए मेथेन है हमारे पास CH4, इसको 3 डायमेंशनल शो करेंगे तो ये कार्बन हो गया। तो इसका जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम कौन सा किधर रहेगा? अगर मान लो कि ये एक ठो प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, ये जो हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, चिपका हुआ है, उस पे कार्बन है। तो एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा और एक हाइड्रोजन ऐसा रहेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है इस पेपर पे चिपका हुआ है, मतलब कि इस बोर्ड पे कार्बन चिपका है, तो उसी के बराबर में ये चिपका है, ये चिपका है ना। वो बोर्ड के पीछे है ना बोर्ड के आगे है, लेकिन यहाँ पे हम शो करते हैं इस प्रकार से, ऐसे पूरा भर देते हैं, ये पूरा भरा हुआ रहता है ना हमारा जो है, इस प्रकार से का जो बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड है ना, और एज रहेगा। तो ये बता रहा है कि हम इधर से देख रहे हैं, हम
हम इस साइड से देख रहे हैं तो ये कार्बन से ये एच जो है ये हमारे तरफ है, यानी कि ये जो प्लेन है, ये जो बोर्ड है, इसके ऊपर तरफ है, हमारे तरफ दिख रहा है ये एच। और अगर ऐसा शो करें, ऐसा करके एच रहे, ठीक है, लाइन लाइन का, तो ये हमारे से दूर, यानी कि ये जो बोर्ड है, प्लेन है, उस प्लेन के दूसरे तरफ पीछे साइड है ये हाइड्रोजन। तो ये हो गया ये प्लेन में, और ये ऐसे करके ये अपने को पता चल जाता है, ऐसा शो रहा है तो हमको पता चल जाता है ये पीछे साइड है, ये आगे साइड है, और ये दोनों इस कार्बन जिस साइड पे है बीच में, तो ये दोनों बीच में प्लेन पे चिपका हुआ है। तो ऐसे 3D में इसको शो किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसका जो फार्मूला है वो हम देख लेते हैं। इसको जैसे इनको क्या कहते हैं, सीधी रेखा में रहे, जैसे सीधी रेखा में कोई बॉन्ड नोटेशन रहे, है ना, बॉन्ड बनाने का सीधी रेखा में रहे, जैसे कि ये बॉन्ड है सीधी रेखा, ये बॉन्ड है सीधी रेखा, तो तल पर है, पेपर के तल पर है। जैसे हमने कहा ये इस बोर्ड के तल पे है, तो पेपर तल पे है, ठीक है, ऐसा। और वही अगर ऐसा कटा कटा है, लाइन लाइन, ऐसा बीच में डैश डैश करके है ना, कटी रेखा है, कटी रेखा है, तो ये बॉन्ड जो है पेपर के पीछे है, पेपर के पीछे। लेकिन इतना नहीं है कि पेपर के पीछे मतलब एकदम सीधा जा रहा है, वो पेपर के तल पे नहीं, थोड़ा सा पीछे है, ऐसे मुड़ के ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा तल है अगर, तो थोड़ा सा पीछे है, एकदम ऐसे पीछे नहीं है, उस साइड पेपर के पीछे साइड एकदम ऐसे नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा पीछे रहता है उसे किसी दूसरे रूप में दर्शाते हैं, उसे इस रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। उसी को हम अभी लिख लेते हैं, चौड़ी होती हुई नोक। जैसे कि ये है, ये हमारे तरफ चौड़ा होता हुआ आया है, कार्बन की तरफ नोक है, और ये चौड़ा होता हुआ आया है, ऐसे चौड़ी होती हुई। चौड़ी होती हुई है ना। तो पेपर तल से जब जो पेपर को देख रहा है उस प्रेक्षक जो है उसके, और जैसे हम देख रहे हैं इस पेपर को, तो ये हमारे तरफ है, तो प्रेक्षक की ओर, प्रेक्षक की ओर आ रहा है, ये जो बॉन्ड है प्रेक्षक की ओर आने वाला बॉन्ड है ना। और अगर यही चीज़ उल्टा रहे, है ना, यहाँ पर अगर शो करें तो यही चीज़ अगर ऐसे करके ऐसे रहे, ऐसे कार्बन के साइड इधर बड़ा चौड़ा रहे, इधर नुकीला रहे, तो ये हो जाएगा प्रेक्षक से दूर जाने वाला, है ना। प्रेक्षक यहाँ पर है, यहाँ पर आदमी है, ये जो है ये प्रेक्षक के किनारे आ रहा है, पेपर के ऊपर ही है, इधर आ रहा है, लेकिन ये जो है पेपर के ऊपर है लेकिन ये इधर जा रहा है, इधर से दूर जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा ना। तो प्रेक्षक से दूर साइड, इस साइड में, इस पेपर के ऊपर में ही है, हमारे साइड ही है, लेकिन उस साइड जा रहा है, दूर जा रहा है, अपने साइड नहीं दूसरे तरफ जा रहा है, इस साइड में। तो इस बंद का बॉन्ड का जो नोटेशन है इसका मतलब ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हमने इसको जाना कैसा, इस वाले का, ऐसा जब बॉन्ड रहता है ऐसा भरा हुआ और नुकीला रहेगा एटम के साइज, और कार्बन के साइज चौड़ा रहेगा, इसका उल्टा, तो नुकीली होती हुई, है ना, क्या नुकीली होती हुई। नुकीली होती हुई, तो ये क्या है, प्रेक्षक तल के, पेपर तल के ऊपर है लेकिन प्रेक्षक से दूर जाती हुई, तल के ऊपर तो है लेकिन प्रेक्षक, प्रेक्षक से दूर जाती हुई, ठीक है। और इसके बाद एक ठो और बच गया, एक है टूटी हुई, ऐसा टूटा हुआ जो है और ऐसा रहता है, ठीक है, टूटी हुई नुकीली नोक।
तो ये जो है तल के पीछे है, तल के पीछे प्रेक्षक से दूर, प्रेक्षक से दूर, ठीक है। तो 3D में जो है ये सब अगर दर्शाया जाता है 3D में, तो इन सब बॉन्ड नोटेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। चलो 5 प्रकार के हमने देख लिए, ठीक है। 6 और 7 भी रहता है। 6 में प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं इसे, 7वां में मॉलिक्यूल फार्मूला कहते हैं, जिसे मॉलिक्यूल के रूप में, अणु के रूप में जिसे शो करेंगे, आणविक मॉडल है ना, ऐसे गोल गोल ऐसे करके ऐसे शो करते हैं, ऐसे ये मॉलिक्यूल है ऐसे करके। प्रोजेक्शन फार्मूला जब रहता है इसे दूसरे तरीके से फ्रेमवर्क रहता है, बॉल और स्टिक मॉडल रहता है, इसमें रहता है ना। 3D संरचना पर परछाई सूत्र बनाते हैं 3D में, जिसमें फिशर आता है, फिशर फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये सब आगे चल के पढ़ेंगे, ये बहुत एडवांस है, इनको बाद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल 5 जो चीज़ें हमने देखा, जो ये 5 नोटेशन देखे, ये 3D में ये सब जरूरी है, और ये जो बंध वाला है, ठीक है, संक्षिप्त रूप में हम अभी केमिस्ट्री में पूरा ये यूज़ करेंगे, पूरा संक्षिप्त रूप को यूज़ करेंगे और संरचना को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के रहते हैं। तो ये हमने कैसा कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने के लिए, उनको लिखने के लिए कितने प्रकार के प्रेजेंटेशन जो तरीके हैं, उसको लिखने के कितने तरीके हैं वो देख लिए। 5 प्रकार के हम इस उपयोग करेंगे बुक में। 6वां और 7वां है ये एडवांस लेवल पे आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा 1 2 4 सवाल देख लेते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं सवाल। हमारे पास जैसे कि सवाल दिया है, क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि रेखीय सूत्र दिया है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है रेखीय सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना है। संक्षिप्त रूप में लिखो। मान लो यहाँ पर दिया है, ए नंबर दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ठीक है। तो ये संक्षिप्त रूप में क्या हो जाएगा, एक ये दिया है, दूसरा देख लेते हैं, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, इसे कैसा लिखेंगे। एक और देख लेते हैं, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, सी नंबर। इन रेखीय सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर वो है, तो लिख देते हैं यहाँ पे CH3 है, नीचे में CH3 है, ये वाला, तो CH3 इसको होल्ड ट्वाइस कर देते हैं, 2 ठो हो गया, इसी कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन हो गया, इससे ही जुड़ा है, ठीक है। यहाँ एक कार्बन 1 2 3 है, तो ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 1 2 बॉन्ड हो गया, तो CH2 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 ही रहेगा, फिर यहाँ पे क्या है, OH है। ये हो गया हमारा संक्षिप्त रूप। इसको लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 ट्वाइस हो जाएगा, तो CH3 ट्वाइस लिख लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 हो गया,
और इधर कार्बन हो गया और यहाँ पे CH2 हो गया। यहाँ इस वाले कार्बन पे 1 2 3 4 4 ठो है, तो यहाँ पे और हाइड्रोजन जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर CH2 है तो CH2 हो गया। यहाँ पर या ऐसा, यहाँ 2 ठो है तो CH2 रहेगा। ऐसा यहाँ भी 2 ठो है, CH2 रहेगा। यहाँ 3 ठो है तो CH रहेगा, CH। और ये यहाँ पे CH2 रहेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो CH3 रहेगा। ये इस वाला इसका हो गया। अब ये वाले का क्या होगा? इस वाले का क्या होगा? इस वाले का CH3 है, CH3 है तो क्या हो जाएगा? CH3। इसको लिखेंगे 1 2 3, 3 बॉन्ड तो हो गए, एक तो बॉन्ड बचा कार्बन का तो H लिखेंगे, CH सिंगल बॉन्ड। क्या है यहाँ पर? CH2 CH2, तो यहाँ पर CH2, इसको ट्वाइस कर लेते हैं, 2 बार आया है। यहाँ पर CH है, CH हो गया। ये CH3 है साइड में एक ठो, तो CH3 हो गया साइड में। और ये CH2 है तो CH2 और ये CH3। ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका है ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज के क्लास में हमने पढ़ लिया कि कार्बनिक यौगिकों को प्रेजेंट करने का क्या रूप, कितने रूप में हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप, अणु सूत्र, संरचना सूत्र हैं, और बॉन्ड रेखा के रूप में, उसके बंध को रेखा के रूप में, 3D रूप में। ये पांचों इंपॉर्टेंट थे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ा। हमने देखा क्या क्या क्रियात्मक समूह रहते हैं हमारे, कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। ये जैसे एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, एसाइल हैलाइड, एस्टर, उसके अलावा नाइट्रोसाइनाइड, एसिडेमाइड, एमीन और एसिड क्या है, और कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, अल्कोहल और हैलोजन। इतने क्रियात्मक समूह में बांटा गया है। इनका हम वर्गीकरण देख लिए। इसके पहले हमने कल जो पढ़ा था वो सब का डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह और प्रेजेंट करने का तरीका, बस इतना ही देखा ना। थोड़ा और पढ़ लेते हैं क्या? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। यहाँ पे सारी चीज अब नामकरण का, IUPAC नामकरण हम करेंगे। साधारण नामकरण देखेंगे क्या क्या बोला जाता है, और IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज साधारण नामकरण को आज देख लेते हैं, उसके बाद फिर IUPAC नोमेनक्लेचर को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जो है यहाँ हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं, थोड़ा पढ़ा लिया जाए। साइज, वाइट कलर, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, पहला होता है सामान्य, परंपरागत, या फिर कहें साधारण या रूढ़ प्रणाली, है ना। सामान्य नाम, परंपरागत लिखें, गलत हो जा रहा है, हाँ, परंपरागत, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण या रूढ़ प्रणाली जो है हमारी।
एक ये चीज़ रहता है। दूसरा रहता है हमारा IUPAC, इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो इंटरनेशनल यूनियन है अप्लाइड केमिस्ट्री का, उसके हिसाब से क्या नॉमेनक्लेचर है, वो परंपरागत क्या है आज देख लेते हैं। ठीक है, तो जब नए कार्बनिक यौगिकों की खोज होती थी, है ना, नया जो कार्बनिक खोजा जाता था, ठीक है, कोई भी नया कार्बनिक यौगिक जब खोजा जाता था तो वो किस चीज़ से खोजा गया है उस पे उसका नाम रख देते थे, कि कोई लकड़ी से मिला है, कि चींटी से मिला है, कि इमली से मिला है, कुछ एसिड है, कुछ जो भी है, जो चीज़ जहाँ से मिला है उसको उस वहाँ का नाम दे देते थे। जो पुराने तरीका जो है वो साधारण नाम कहलाता है और वो रूढ़ तरीका है। ठीक है, तो ये जो नाम है ये तो खोजकर्ता के चयन के अनुसार निर्धारित होता था, या इसका जो रूढ़ नाम है वो साधन पे आधारित रहता था, कि कहाँ से खोजा गया है उस पे, या फिर जिसने खोजा है उस पे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ज़्यादातर चयनित नाम जो हैं वो लैटिन या ग्रीक के मूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि विनेगर जो है एसिटम कहते हैं विनेगर को, विनेगर है, विनेगर क्या होता है, एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड रहता है विनेगर। तो विनेगर को एसेटम से बनाया गया है ना, ये ग्रीक या लैटिन वर्ड रहते हैं, यहाँ से उसको बनाया गया विनेगर को, इसलिए उसको एसिटिक एसिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एसिटिक एसिड। ये एक फार्मूला हो गया। लकड़ी के भंजन से, है ना, लकड़ी के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त होता है, उसको मेथाइल एल्कोहल कहते हैं। क्योंकि जो लकड़ी होता है उसको ह्यूट और स्प्रिट को मेथ कहते थे, इसलिए मेथिल एल्कोहल बोल दिया गया। ऑक्जेलिस पौधा से जो मिला उसे ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रस पौधे से जो मिला उसको सिट्रिक एसिड बोल दिया, है ना। ऑक्जेलिस पौधा से जो मिला, जो एसिड मिला उसे ऑक्जेलिक एसिड बोल दिया गया, ऑक्जेलिक एसिड। और जो सिट्रिक फल से मिला, सिट्रिक फल कौन सा है, इमली है, सॉरी, सिट्रिक जो नींबू रहता है, सेट्रस है ना, नींबू रहता है, तो उसे सिट्रिक एसिड बोल दिया गया, साइट्रस एसिड या सिट्रिक एसिड बोल दिया गया, है ना। टार्टरिक से जो मिला, टार्टरिक से, इमली से, उसे टार्टरिक एसिड बोल दिया गया। टार्टरिक एसिड बोल दिया गया। तो इस प्रकार से नाम दे दिए गए, तो उन्हें ये साधारण नाम हो गए, रूढ़ नाम हो गए, है ना। इनका हम एग्जाम्पल देख लें क्या, फॉर्मूला के साथ में, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, HCOOH फार्मिक एसिड, हाँ, कहाँ से पाया गया ये फार्मिक एसिड, लाल चींटी से, लाल चींटियों से।
इसे क्या कहते हैं, फॉर्मिका आंट, इसलिए इसे फॉर्मिक एसिड कह दिया गया है ना। दूसरा है हमारा लैक्टिक एसिड, CH3 CHOH COOH, लैक्टिक एसिड, जो कहाँ से मिला, लैक्टम से, दूध से मिला, लैक्टम कहते हैं, लैटिन या ग्रीक वर्ड में इसे लैक्टम कहते हैं, इसलिए लैक्टिक एसिड बोल दिया गया। तो इस प्रकार से हैं, जैसे कि मैलिक एसिड है ना, मैलिक एसिड तीसरा देख लेते हैं, CHOH COOH, और यहाँ हो जाएगा CH2 COOH, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हो गया है ना। सेब फल का नाम ग्रीक में क्या बोलते हैं, एप्पल को मैलस बोलते हैं, मैलस, इसलिए इसको मैलिक एसिड बोल दिया गया। ऐसे ही सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड आया। सिट्रिक एसिड का फार्मूला लिख लेते हैं हम, CH2COOH, सिट्रिक एसिड का फार्मूला जानने के लिए हम चीज़ लिख लेते हैं ना, C यहाँ पर OH और यहाँ COOH, यहाँ पे CH2COOH, ये सिट्रिक एसिड हो गया। और टार्टरिक लिख लेते हैं, COOH सॉरी यहाँ पर नहीं होगा है ना, COOH और CHOH COOH, इस प्रकार से रहेगा। तो यह टार्टरिक है। टार्टरिक एसिड इमली से पाया जाता है, इमली में यह पाया जाता है। तो ये पुराने नाम हो गए है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन चालू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा IUPAC नॉमेनक्लेचर से हम चालू करेंगे। हल्का फुल्का जो आज हमने पढ़ा है इसका हम रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा रिकैप देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर चालू करेंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर कल एक दिन में तो नहीं होगा, मतलब अगली वीडियो में तो एक बार में नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा है, इसको प्रैक्टिस करते हुए जाना पड़ेगा। तो ये 2 वीडियो, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर 2 घंटे तक जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहना, वीडियो देखते रहना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करो, बताएंगे, लाइव क्लास पे जोड़ेंगे आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।